अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? अपने अपने शहरों के मौसम का अहवाल तो हम तक लिख कर पहुँचाइए। आज जियो पाकिस्तान टीवी हमारा एक्स हैंडल है। वैसे तो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है पाकिस्तान में VPN के इस्तेमाल में भी। सो इन केस यू आर यूजिंग यू कैन राइट इन टू अस, क्योंकि हम तो इस्तेमाल करके एक्सेस करते हैं। मौसम की सूरत हाल भी हम आप तक पहुँचाएंगे। हम अपने मौसम की भी बात बताएंगे, साथ ही साथ UAE में जो हाल हुआ, और कहते हैं जी 2 साल की बारिश एक दिन में बरस गई। टू बी प्रिसाइज 254 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उसके बाद बहाली का काम किस हद तक पहुंचा है उसकी अपडेट भी आपको देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज है बड़ा इंपॉर्टेंट दिन, क्योंकि आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। सो ना सिर्फ हमारी मेंस टीम खेलेगी, मैदान में उतरेगी। रावलपिंडी स्टेडियम में शाम 7 बजे ट्रॉफी की रुनुमाई हुई। बड़ी खूबसूरत ट्रॉफी है, ब्लैक कलर की। इसका ज़रा क्लोज शॉट भी हम दिखाएंगे। शाम 7 बजे मैच शुरू होगा, इन केस बारिश ने इसे मुतासर नहीं किया। उम्मीद तो हमारी यही है। वैसे हम सरदार सरफराज सब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो होंगे मौजूद, उनसे भी पूछ लेंगे भाई रावलपिंडी में मौसम कैसा नज़र आ रहा है। जियो सुपर ये मैचेस तमाम बराह रास्त नशर करेगा। उधर लड़कियों की सीरीज़ जो वेस्ट इंडीज़ के साथ हो रही है, उसका भी आज ही से आगाज हो रहा है। और वो तो तकरीबन 9 बजे टॉस हो जाना था और 9:30 बजे मैच शुरू होना था। लेकिन कराची में रात गए भी, रात को लेट नाइट जब सुबह में उठा तो आपको वो आसार नज़र आते हैं ना बूंदाबांदी के, वो नज़र आ रहे थे गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर। और आज भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सो वील सी हाउ वो डैट को ये हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन अभी ज़रा और उसके बाद की सूरत हाल पर्टिकुलरली जो UAE में है, और हमारे यहाँ क्या लहर बनने वाली है, नहीं बनने वाली है, क्लाइमेट चेंज, ये सारा फिनोमेना, गंदम की तैयार फसल, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। मंगल को दुबई में बारिश का 75 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 254 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 6 लेन वाली एक्सप्रेस वे से लेकर दुबई की आम सड़कें भी पानी में डूब गई थीं। कल से शहर में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे हैं। अभी तक फ्लाइट ऑपरेशन बिल्कुल बहाल नहीं हो सका। एयरपोर्ट का बुरा हाल है, वो कह रहे हैं जी हम अभी वक्त लगेगा। बेशतर सड़कों से ऑल्दो पानी साफ कर दिया गया है। मेट्रो सर्विस भी रात गए की बात है कि शुरू हुई है प्रॉपर तरीके से दोबारा। दुबई एयरपोर्ट पर परवाज़ों का स्केड्यूल अभी तक मुतासर है। मौसमियाती माहिरीन कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ने बज़ाहिर तूफ़ानों को ज़्यादा ख़तरनाक बना दिया है। मौसमियाती तब्दीली के असरात पाकिस्तान में भी ज़्यादा नुमायाँ होकर सामने आ रहे हैं। अप्रैल में यहाँ अपनी बात करें तो मानसून जैसी बारिशों का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर नज़र आ रहे हैं। दर्जनों अमवात हो चुकी हैं और पर्टिकुलरली लाइटनिंग से बिजली गिरने के कई वाक़यात हुए हैं। फसलों को नुकसान पहुंचा है। सड़कों, पुलों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। आज से दोबारा 22 अप्रैल तक मुल्क में मज़ीद बारिश की पेशगोई की जा रही है। कराची में भी 15 से 40 मिलीमीटर तक बारिश इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब हुकूमत से हम यही गुजारिश करेंगे अक्रॉस द बोर्ड तमाम हुकूमतों से कि बारिश के पेश नज़र ज़रा तैयारी कर लें। कराची शहर में तो ज़रा ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है। और यहाँ बारिश के बाद दुबई से बाहर मवाजना भी किया जा रहा था। वहाँ 254 मिलीमीटर बारिश हुई। यहाँ पे 30 से 40 में बहुत से इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं। सो बारिश का तो मवाजना नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी बहाली के कामों का अगर मवाजना करना है तो अपनी बहाली के कामों से करें और फिर लुक अप टू देम एंड ट्राई टू बी लाइक देम, क्योंकि अदरवाइज तो कोई मुकाबला है नहीं। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भाई पूरे मुल्क में तूल अर्ज़ में हमारा राब्ता जैसे ही होगा, अभी कर रहे हैं हम, तो हम उनसे भी बात कर लेंगे। उनीबा ज़मीर शाह हमें ज्वाइन कर रही हैं फ़िलहाल लाइव फ्रॉम कराची, और उनीबा से हम जानेंगे। उनीबा, सुबह जब हम उठे हैं तो सड़कों पर कुछ आसार नज़र आ रहे हैं बूंदाबांदी के, हल्की बारिश के। आज के दिन को लेकर क्या फोकास्ट दी जा रही है और कहाँ आप मौजूद हैं, मौसम कैसा है? जी हाँ, मैं एयरपोर्ट के करीब मौजूद हूँ। इस वक्त शहर में बादल मौजूद हैं और अभी आपसे बात करने से थोड़ी देर पहले यहाँ पे ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो गई हैं। मेट ऑफिस से हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि तकरीबन 10 या 11 बजे के करीब गरज चमक के बादल तशकील पा सकते हैं, लेकिन अभी जो बादलों की इंटेंसिटी है ये सिर्फ हल्की बारिश बरसाने की इस्तात रखते हैं। बहर अरब से बादल शहर की जानिब आ सकते हैं, जबकि मौसमियाती तज्ज़ियाकार बताते हैं कि आज पूरा दिन वक्फे से कराची में बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। बेशतर जो इलाके हैं वहाँ पर हल्की से मुतदिल
मुश्किल बारिश हो सकती है, लेकिन चंद मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान भी मौजूद रहेगा। ये सिस्टम कल सुबह तक आगे मशरक़ी सिंध की जानिब बढ़ जाएगा। मशरक़ी सिंध में कल जो सिंध के दीगर इलाके हैं वहाँ कल दोपहर तक बारिश का इम्कान रहेगा, लेकिन कराची में आज रात तक ही इम्कान है कि वक्फे से बारिश हो जाए। आपको ये भी बताते चले कि ये वही सिस्टम है जो खलीजी रियासतों में बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें बरसा चुका है, लेकिन यहाँ आते आते उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जो खलीजी रियासतों में रही थी। कराची में इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ज़्यादातर इम्कान यह है कि 10 से 15 या कुछ इलाकों में 30 मिलीमीटर तक बारिश हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। लेकिन गरज चमक का इम्कान मौजूद है। पिछले सिस्टम में हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा गरज चमक थी, कराची में भी हुई थी और पंजाब और बलूचिस्तान में बिजली गिरी भी थी। तो इस सिस्टम में भी ये इम्कान है कि गरज चमक होगी। तो इस दौरान माहिरीन शहरियों को कह रहे हैं कि आप मोहतात हैं। कुछ पॉइंट्स भी थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपना ख्याल रख सकते हैं। जैसे अच्छा, ख्याल रखने की बात आए तो आपको याद है कि पिछली बारिश में अभी 2 दिन पहले ये बिजली गिरने का वाक़या हुआ था, which is like you know scary at the same time and unusual as well. So इस मरतबा भी कुछ बताया जा रहा है कि गरज चमक बिजली वगैरह का फिनोमेना भी होगा इस सिस्टम में, या फिर सिर्फ बारिश होगी? जी हाँ, गरज चमक का भी बताया जा रहा है कि सिस्टम में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची में उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी बारिश की, लेकिन मुल्क के जो दीगर हिस्से वहाँ पर गरज चमक ज़्यादा हो सकती है, बारिश भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस दौरान माहिरीन कहते हैं कि जब आप ये सुने कि बिजली की चमकने में और बादलों की गरज में 30 सेकंड से भी कम का वक्फा हो, तो आप समझ जाएँ कि थोड़ी ख़तरे की अलामत है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ गरज चमक हो। इस दौरान माहिरीन कहते हैं कि आप छत पर ना जाएं, आप मोबाइल इस्तेमाल ना करें, खुले आसमान के नीचे खड़े ना हो। अगर आप रोड पर हैं तो आप किसी भी खंबे या जो खारदार बाड़ होती है या फिर दरख्त होते हैं उसके साए में ना जाएं, क्योंकि बिजली इन जगहों पर भी गिर सकती है। सेकंड, वो कहते हैं कि अगर आप घर के अंदर भी मौजूद हैं और आप देखते हैं कि बहुत शदीद गरज चमक है, तो इस दौरान ना तो आप नहाएं और ना आप बर्तन धोएं। इस पर कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे थे कि ऐसा क्यों है। इसका यह है कि अगर वो बिजली गिरती है उस घर पर तो पानी के ज़रिए भी आपको करंट लग सकता है। तो अगर आप देखते हैं कि बहुत शदीद गरज चमक है तो इससे भी आप मोहतात रहें। थैंक यू फॉर दीज यूज़फुल टिप्स। ज़मीर शाह हमारे साथ मौजूद थी। भाई, अगर गरज चमक बहुत ज़्यादा हो, कराची में नया नाज़माबाद का इलाका है, घर का आपने हाल देखा था, खुदा न खास्ता पंखा नीचे आ जाता, पंखे के इर्द गिर्द आपने सूरत हाल देखी थी, एसी के सारी वायरिंग जो है वो उड़ गई थी, स्विच बोर्ड सारे ख़त्म हो गए थे, छज्जे जो शेड्स होते हैं वो गिरकर ज़ाहिर बिखर गए थे, नुकसान पहुंचा था। तो ये किसी भी हादसे का पेशखैमा हो सकता है, और ये तो खुदा का शुक्र है, खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बट यू नो एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। सो आप ये जो एहतियाती तदाबीर उनीबा ने हमसे शेयर की हैं, आई होप कि आपके जहन में रहेंगी। अभी हम जाएंगे UAE और दुबई में सिब्त आरिफ हमारे साथी हैं। सिब्त आरिफ, होपफुली आप, आपकी फैमिली, आपके दोस्त महफूज होंगे। अभी बताइएगा कि मौसम तो पीछे लग रहा है खुल गया है, लेकिन बहाली का काम किस स्टेज पर पहुंचा है? जी अब्दुल्ला, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर मौसम काफ़ी बेहतर हो गया और यकीनन काफ़ी बेहतर हो गया। इस वक्त धूप निकली हुई है यहाँ पर दुबई में और पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में, और बहाली का काम यकीनन जारी है। और जैसा कि आपने पूछा कि फैमिली और दीगर अहबाब, दोस्त अहबाब ठीक है, यकीनन सब सही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर बड़ी दिगरगू रही, ख़राब रही, ख़ासतौर पर गुज़िश्ता 2 रोज़ से, जब यहाँ पर लोग जो हैं वो परेशानी में और बारिश में जो है वो फंस गए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था अब्दुल्ला, बारिश इतनी शदीद थी और इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पर दोपहर के वक्त अंधेरा छा गया था। ऐसा कभी नहीं हुआ यूएई की तारीख में, जब से हम यहाँ रह रहे हैं, जब से बहुत सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं जो 40-40, 45-45 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने ये कहा इस कदर बारिशें जो हैं वो उन्होंने कभी नहीं देखी। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि यहाँ पे पहले से वार्निंग दे दी गई थी, लोगों को एहतियाती तदबीर बता दी गई थी कि वो स्कूल बंद कर दिए गए थे, ऑफिस बंद कर दिए गए थे, सरकारी ऑफिस। प्राइवेट ऑफिस वालों ने थोड़ा सा इस वार्निंग को हल्का लिया और वो अपने ऑफिस पहुंचे, और यही हुआ। फिर वो मुख्तलिफ शाहराहों पे फंसे, मुख्तलिफ ऑफिस में फंसे, और इस कदर बुरे फंसे कि 30-30, 40-40 घंटे तक वो ऑफिस में रहना पड़ा। और गुज़िश्ता रात से भी ये इत्तला आ रही थी कि पानी जब निकाला जा रहा था तो लोग अपने घरों में 24 घंटे तक रहने के बाद वो अपने घरों को लौट रहे थे। तो काफी बुरी सूरत हाल रही, लेकिन यह है कि पानी और निकासी का निकालने का इंतजाम किया जा रहा है। दुबई में अभी बताया गया है कि 80% जो है वो
पानी की निकासी का इंतजाम कर दिया गया है। लेकिन अभी दुबई एयरपोर्ट पे अभी सुबह भी हमारी बात हुई तो यहाँ पर ऑपरेशन अभी फुली तौर पर बहाल नहीं हो सके हैं मुकम्मल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया का ट्रैवल हब है दुबई भी, और यहाँ से लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, आगे इंपॉर्टेंट जर्नीज़ होते हैं। सो वो जो मुसाफिर या तो पहुँच रहे थे या पहुँचे हुए हैं, ये भी इत्तलात आ रही थी कि होटलों में जगह नहीं मिल रही है, पीपल आर स्ट्रैंडेड एट द एयरपोर्ट क्योंकि आगे से फ़्लाइट्स उन्हें मिली नहीं हैं। वो ऑपरेशन कब तक बहाल होगा और मुसाफिरों की सहूलत के लिए कोई इंतज़ाम किया गया? अब्दुल्ला, अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा क्योस एयरपोर्ट पे देखने को मिला है क्योंकि एयरपोर्ट पे मुख्तलिफ जगहों पर अमला नहीं पहुंच सका। असल इशू ये था कि अमला पहुंचेगा तो ऑपरेशन वहां पर ऑपरेट हो सकेंगे क्योंकि रास्ते बंद हैं। एयरपोर्ट के अतराफ में भी सड़कों पर पानी कई फीट खड़ा था। जो अमला दुबई में रहता है और दीगर रियासतों से दुबई एयरपोर्ट को पहुंचता है और अपनी खिदमत अंजाम देता है, उसको पहुंचने में मुश्किलात थी। तो एक बड़ा क्योस था और अभी भी एयरपोर्ट का निज़ाम जो है वो बहाल नहीं हो सका है। आज सुबह भी बताया गया है कि 9 बजे के बाद जो है कुछ फ्लाइट्स यहाँ पर उतरनी शुरू होंगी, कुछ फ्लाइट्स का डिपार्चर शुरू होगा क्योंकि मुकम्मल तौर पर निज़ाम को बहाल करने में अभी भी बताया जा रहा है हुकूमत की तरफ 24 घंटे लगेंगे। अच्छी बात ये हुई कि यहाँ पर कुछ लोगों को करीबी होटलों में ठहराया गया, लेकिन तादाद आपको पता है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इतनी ज्यादा होती है मुसाफिरों की, और वो फ्लाइट जो आई हैं वो एयरपोर्ट पे ही फंसी रही क्योंकि एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए रास्ते नहीं थे दस्तयाब। होटल तो दस्तयाब थे लेकिन वो रास्ते दस्तयाब नहीं थे जहां से मुसाफिरों को लेकर होटलों में मुंतकिल किया जाता। तो वो बहुत बड़ा क्योस यहाँ पर रहा। उम्मीद की जा रही है कि ये सूरत हाल आज शाम तक बेहतर हो जाएगी। दफातर खुल गए, अभी सरकारी दफ्तर अपने मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं, सरकारी निजी या नहीं? जी अब्दुल्ला, आज के दिन और कल भी यहाँ पर सरकारी ऑफिस हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आज प्राइवेट सेक्टर को कहा गया है, बल्कि ऑफर दी गई है कि अगर वो आना चाहें तो करना चाहें तो करें, आना आ जाएं, लेकिन ये है कि वो जरूरी नहीं कि ऑफिस का रुख इख्तियार मेरा ख्याल है कि लेकिन सूरत हाल ये वीकेंड तो ऐसे ही गुजरेगा और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा संडे, वहां से मामला जरा नॉर्मलाइज होना शुरू होगा अपेरेंटली। जी संडे और जी अब्दुल्ला, संडे और मंडे से बताया जा रहा है कि हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अभी भी सूरत हाल खासतौर पर शारजा में और दीगर जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उधर की बताएं कि वहां पर खाने पीने का सामान जो तरसील होती है, क्योंकि रास्ते बंद है तो वहाँ खाने पीने का सामान नहीं पहुंच सका। तो बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स पर खाने पीने का सामान नहीं पहुंच सका, वहाँ किल्लत है। लोगों को अब जो है वो अशिया खुर्दनोश को हासिल करने में बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत से मुखय्यर हजरात ने अपने घर के दरवाजे खोले और उनको खाना पीना फराहम किया। जो अच्छा, दुबई तो चले बहुत ही डेवलप्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे इतनी तबाही हुई थी, बाकी रियासतें भी डेवलप्ड हैं लेकिन इट्स नॉट लाइक दुबई। सो वहाँ क्या सूरत हाल है? जी अब्दुल्ला, जैसे कि हमने बताया कि शारजा की सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर कई फीट 5 फीट 6 फीट पानी खड़ा हुआ है। तो वहाँ पर जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं वहाँ पर ना खाने पीने का सामान पहुँच सका है। इसीलिए आज हुकाम की तरफ से कहा जाएगा ट्रक्स के जरिए जो है सामान फराहम किया जाएगा और लोगों को जो शिकायत हो रही है गुज़िश्ता 1 दिन से 2 दिन अच्छा, से अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जाहिर है सहरा था, सारा तरक्की हुई, डेवलप हुआ, इतनी बारिश होती नहीं थी। इन्होंने लेटर ऑन ये वाटर स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम्स बना दिए थे। ये पानी किस तरह निकाल रहे हैं? ये सक्शन पंप्स के ज़रिए पानी निकाल रहे हैं, फिर उन्हें टैंकर्स में भर रहे हैं, या फिर इनका ड्रेनेज सिस्टम है इतना फ़ाल कि वक्त लगेगा लेकिन पानी खुद ही अपने चैनल से निकल जाएगा? अब्दुल्ला, क्योंकि दुबई की अगर सिर्फ बात की जाए तो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम गुज़िश्ता 15 साल से थोड़ा सा डेवलप होना शुरू किया है। यहाँ पर उमूमन बारिशें नहीं हुआ करती थी, हैरत अंगेज तौर पर यहाँ पर बारिशें शुरू हुई हैं। और अब क्योंकि 75 साल का रिकॉर्ड टूटा है तो इस तरह की बारिश पे तो उसकी निकासी का इंतजाम करना किसी भी मॉडर्न सिटी के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इमरजेंसी की सूरत हाल थी। इतनी बारिशें, यानी बताया गया है कि 18 माह की बारिश 1 दिन के अंदर हो गई। तो इस तरह की बारिश को कंट्रोल करना और उसका इंतजाम करना यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज है। और यकीनन यहाँ पर निकासी के लिए इंतजाम किया जा रहा है। पौश इलाके जो दुबई के हैं वो भी अगर आप सूरत हाल देखेंगे, क्योंकि बारिश अब्दुल्ला इस कदर शदीद थी कि वो इलाके, जैसे आप नया नाज़ाबाद कहते हैं, ऐसी ही सूरत हाल यहाँ के दुबई के पौश इलाकों में जहाँ पर विलाज हैं जो उनमें सूरत हाल ये हुई, रोड्स की सूरत हाल ऐसी हुई, क्योंकि निकासी का इंतजाम एक महदूद हद तक किया जा सकता है। जब इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश हो जाए या मौसमी हालात हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है कि उसको
चैलेंज को काबू करना बहुत ही मुश्किल है फिलहाल। बड़ी से बड़ी मशीनरी के, हालांकि इन्होंने बता दिया था कि यह हिफाजती एहतियात करें। थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस फ्रॉम यूएई। अपना ख्याल रखिएगा। अपना ये वीकेंड इसी तरह गुजरेगा। आज है जी जुमेरात, दुबई में ऑलरेडी वीकेंड का आगाज़ हो चुका है। सो नेक्स्ट वर्किंग वीक से वो कह रहे हैं संडे एंड मंडे ऑनवर्ड्स कुछ बेहतरी आना शुरू होगी, एज ए नॉर्मल हो जाएगा सारा मामला। होपफुली एयरपोर्ट पर ऑपरेशन अभी तक मुतासर है। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपने यहाँ की अपडेट ले लेते हैं। थैंक यू सरदार साहब। सरदार साहब, कराची में बूंदाबांदी का सिलसिला तो शुरू हो गया, पहले यहाँ से शुरू कर लें बात, फिर बाकी शहरों की मालूमात लेंगे आपसे। क्या है आज मौसम की प्रेडिक्शन? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जो असल में मेन था सिस्टम की कोर कह लें, थर्स्ट कह लें, वो कराची को अवॉइड करते हुए या पूरे सिंध को अवॉइड करते हुए नॉर्थ ईस्टवर्ड उसका ट्रैक होता हुआ दिखाई देता है, उस तरफ हो गया ज़्यादा। तो बलूचिस्तान के सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट्स जो हैं और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स, उनमें तो बारिश बदस्तूर चल रही है। और कराची में लाइट रेन का ही अब इम्कान रह गया है, कोई ऐसी हैवी बारिश नहीं है। हैवी का तो पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि कोई आइसोलेटेड जगह पर ही हो, कोई हैवी फॉल्स हो सकते हैं, जनरली तो लाइट टू। बाकी मुल्क में क्या सूरत हाल है? आज शाम रावलपिंडी में हमारा एक मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट। जी उधर है इम्कान बारिश का, मतलब ग्रेजुअली ये हवाएं जाहिर है कि बलूचिस्तान से फिर पंजाब में इंटर होंगी, तो फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते आगे पूरे सेंट्रल और अपर पंजाब को, और खास कर केपी की जो केपी और पंजाब की दरमियानी कहलें पट्टी है, उस पर तेज स्पेल बारिश का मतवक्की है अगले यानी 2 दिन है। उस ये मौसम कब तक क्लियर होगा, ये जो साइकिल सिस्टम चल रहा है? ये 20 तक तो चलेगा किसी तरह से, 20 या 21 की सुबह तक ये स्पेल रहेगा, खासकर अपर ऑफ द कंट्री में। बलूचिस्तान से वो होपफुली कि आज रात तक निकल जाएगा। बलूचिस्तान में पहले ही हालात आपको पता ही अच्छे नहीं है, अभी जो बारिश होगी वो भी क्या बहुत ज्यादा होगी? इसमें कोस्टल पट्टी में जो आपके तीनों चारों स्टेशन है ना हमारे, वहाँ से बहुत हैवी रेन की रिपोर्ट्स आई हैं। गवादर में आपके रात भी देख रहे होंगे आपके, बहुत मेरे ख्याल में 90 मिलीमीटर कितनी हो चुकी है पिछले 24 घंटों में। इसी तरह से गवादर के साथ जो जीवानी एक शहर है ईरान के बिल्कुल साथ लगता है, उसकी बॉर्डर के करीब, वहाँ भी ऐसे ही है 80-90 मिलीमीटर के दरमियान। इस तरफ पसनी और मारा, उन चारों जगहों से बड़ी हैवी रेन रिपोर्ट हुई है। तो ज़ाहिर है ग्वादर तो पिछले दिनों ऑलरेडी बहुत फ्लडेड सिचुएशन थी, तो वो एक तरह से और डिटेरियोरेट हो गया वहाँ की सिचुएशन। और बकिया जगहों में भी बलूचिस्तान में भी चल रही है बारिश, तो वही कहीं पर मॉडरेट है, किसी किसी जगह पर हैवी फॉल। ये वही सिस्टम है सरदार साहब जो यूएई में तबाही मचाता हुआ आ रहा है, या कोई नया सिस्टम है? बिल्कुल बिल्कुल वही सिस्टम है, वही ईस्टवर्ड। जाहिर है जो वेस्टर्ली सिस्टम होता है ना, वेस्ट टू ईस्ट ही मूव करता है, तो हवाएं जो अपर एयर की होती हैं वो उसको इस तरफ ही ड्रिफ्ट करती हैं। तो बिल्कुल वही सिस्टम है जिसने दुबई में और पूरे यूएई में इतनी ज्यादा बारिश बरसाई है। थैंक यू जी, थैंक यू सरदार साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, इसी पे बात करेंगे क्योंकि अब मौसम बदल रहे हैं, हमें अपनी फसलों की बुआई और कटाई का पैटर्न भी क्या तब्दील करना होगा, क्या नई नॉलेज की ज़रूरत है, क्या नए वेदर सिस्टम्स, नए वेदर पैटर्न्स को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मरीम शब्बीर अब्बासी क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। क्लाइमेट चेंज की बात मरीम साहबा बहुत होती है, लेकिन अब तो वो लोग जो इसको सीरियसली नहीं लेते थे उनको भी लेना पड़ रहा है, बिकॉज इट्स देयर राइट देयर इन आवर फेसेस। ये जो अभी हम मानसून टाइप बारिशें देख रहे हैं, अपने यहाँ ही बात कर लें, हाउ अनयूजुअल इज दिस? जी एब्सोल्युटली, इसका ना सिर्फ अपने यहाँ देख लें बल्कि सारी दुनिया में ही देख लें। जैसा कि आपने कहा कि बाकी ममालिक जो समझते थे कि उनको ये टच नहीं करेगा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, वहां भी हो रहा है। तो कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। इसका साइंस ने क्लियरली बताया था कई साल पहले आपको कि इस सदी में आप इतने % टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये इम्पैक्ट होगा, ज्यादा बारिशें होंगी, ज्यादा सैलाब आएंगे, ज्यादा ड्राउट्स आएंगे, कुछ ऐसी जगह होंगी जहां सहरा में ज्यादा बारिशें होनी शुरू हो जाएंगी। तो वही सारा कुछ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो ऑयल पे डिपेंडेंट हैं, फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट हैं, जो डिग करते हैं, उनके इम्पैक्ट की वजह से अनफॉर्चुनेटली उस कंट्री की जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो, और जो आपके इसी तरह जो ममालिक वल्नरेबल हैं, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशियन कंट्रीज सारी आप ले लें,
जो बहुत वल्नरेबल हैं उन्हीं के इम्पैक्ट की वजह से, तो वही सफर ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने यहाँ से देखें तो ज्यादा प्रॉब्लम आपके गवर्नेंस की है, क्योंकि इतने सालों से हमारे यहाँ सैलाब आए जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमारी गवर्नेंस जो है वो इसमें क्या कर रही है। हर दफा आपको जो थिंक टैंक्स हैं, पॉलिसी के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ जो लोग काम मिलकर करते हैं, जो रिसर्च के इदारे हैं बहुत सारे, वो आपको बताते हैं, हर गवर्नमेंट आने वाले को बताते हैं कि आपको ये करने की जरूरत है एडेप्टेशन के लिए, मिटिगेशन के लिए करें, क्लाइमेट रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स करें, अर्बन प्लानिंग करें ताकि अर्बन फ्लडिंग ना हो। लेकिन हर बार आप देखते हैं कि उस पर आपको 100 में से शायद 1% काम होता हुआ नजर आता है, या शायद ये भी मेरा एस्टिमेट कुछ ओवर हो गया है। तो ऑफ कोर्स उसका फिर इम्पैक्ट जो है वो जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं हर साल वही उसको भुगत रही होती हैं। अच्छा, हम जो फूड सिक्योरिटी है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम अपना अनाज खुद ज़्यादातर प्रोड्यूस करते हैं, अब नए वेदर पैटर्न्स हैं, इसी मौसम में देख लें बारिशें हो रही हैं, गंदम की फसल तैयार है, लोग कंफ्यूज थे काटें नहीं काटें, कटाई रोक दी या कटाई शुरू कर दी। सो क्या हमें अपनी पूरी एग्रीकल्चर साइकिल्स भी दोबारा रीस्टडी रिविजिट करने पड़ेंगे? जी एब्सोल्युटली। आप क्लाइमेट चेंज का देखें तो बिल्कुल एक शिफ्ट आ गया हुआ है। जैसे कि स्प्रिंग देखें तो स्प्रिंग जो है वो अर्ली इस दफा है। आपका जो विंटर्स जो हैं वो ज्यादा वार्मर हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप देखेंगे चेंज आया हुआ है। इवन कि यहाँ जहाँ मैं होती हूँ वहाँ पे स्प्रिंग में बर्फ पड़ रही थी जो कि बहुत ही अनयूजुअल था, और जो विंटर्स थी वो कंपैरेटिवली वार्मर रही हैं। और हर जगह पाकिस्तान में भी आप देखें कि कुछ इसी तरह से इम्पैक्ट आता है। नॉर्दर्न एरिया में बहुत लेट बर्फ पारी हुई, तो ये आपके एग्रीकल्चर हमारे में समर्स लिटरली डिलेड हैं। अभी भी जितने टेम्परेचर होने चाहिए इस वक्त उतने नहीं हैं। बड़ा मुतदिल सा मौसम है। जी एब्सोल्युटली। तो जो क्लाइमेट का शिफ्ट हुआ है, ऑफ कोर्स आपकी विंटर्स लेट आ रही हैं तो लेट खत्म होगी, उसी तरह से स्प्रिंग लेट आ रही है, फिर आपका समर उसी तरह से लेट आ रही है। तो जो रिसर्चर्स हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं, खासतौर पर जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस हैं, आई थिंक उनको जो क्लाइमेट चेंज का ये शिफ्ट है उसके साथ इस लेटेस्ट नॉलेज को इक्विप करने की जरूरत है, और उसी हिसाब से वो जो हमारे फार्मर्स हैं उनको इन्फॉर्म करने की जरूरत है, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। वो कि जो क्लाइमेट का शिफ्ट हो रहा है उसके साथ वो कब उनको फसलें बोनी चाहिए और कब उनको काटनी चाहिए ताकि उनका इम्पैक्ट उस तरह से मिनिमल हो। लेकिन इन सारी तैयारियों के बावजूद भी आप देखें कि कुछ ऐसे बारिशें होती हैं जो बहुत अनप्रेसिडेंटेड होती हैं, जो साइंस ने तो प्रिडिक्ट की होती हैं, लेकिन उसका कम्युनिकेशन या उसका ड्यूरेशन इस तरह का होता है, या टाइमिंग आपके यहाँ इस तरह से होती है कि उससे फार्मर्स और आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो लार्जली जो है वो पाकिस्तान उस पर डिपेंडेंट है, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा होता है। तो आई थिंक ये जो पूरा साइकिल है जो हम कर सकते हैं उसको करने के लिए जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस हैं, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को उनके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि लेटेस्ट नॉलेज और जो अडेप्टेशन की टेक्निक्स हैं वो हमारे फार्मर्स को सिखाई जा सकें। अब ये दुबई की सूरत हाल बनी, यही दुनिया के लिए बहुत हैरान कुन है कि 2 साल की बारिश एक दिन में बरस गई। इतना दुनिया का मॉडर्न तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं संभाल पा सकता था, नहीं संभाल पाया। दुनिया आपको लगता है कि कलेक्टिवली अब इस इशू को मज़ीद सीरियसली लेगी और कुछ सोचेगी कि हाँ जी अगर इस ज़मीन को बचाना है तो फिर कुछ करना पड़ेगा सबको मिलकर? जी अनफॉर्चुनेटली जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो वहां पर बहुत सारे जो कंट्रीज हैं जो ब्लॉक की फॉर्म में होते हैं या आपस में इनकी कोऑपरेशन होते हैं वो पॉलिटिकल लेवल पे ज्यादा होते हैं। आपका क्लाइमेट चेंज का जो एजेंडा है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड है। आइडियली आप सही कह रहे हैं कि कलेक्टिव एक्शंस होने चाहिए इस सेक्टर में, लेकिन है नहीं। आप देखेंगे जैसे COP28 हुई है जो BBC की लीक रिपोर्ट आपकी नजर से भी गुजरी होगी कि उसमें जो UAE है जो कि होस्ट है COP28 का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है जिसमें निगोसिएशंस होती हैं, उसमें वो ऑयल डील की जो है वो COP28 के प्लेटफॉर्म को यूज करते एक बड़ी ऑयल डील करना चाह रहे थे और बाद में उन्होंने डिनाई किया, लेकिन बाद में हमने देखा कि इस तरह की डील की खबरें फिर भी गर्दिश कर रही थी। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जहाँ पे कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए वहाँ है नहीं। वहाँ पे हर कंट्री का अपना एजेंडा होता है और वो इकोनॉमिक प्रॉफिट को ज्यादा देखते हैं ना कि जो क्लाइमेट चेंज है। ऑल्दो ये समझने की जरूरत है हर एक कंट्रीज को और किसी हद तक समझते भी हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि किस तरह से आपका जो इकोनॉमिक ये जो लॉसेज हैं आपके फ्लड की वजह से, चाहे वो हेल्थ वाइज लोगों के हैं, ऑफ कोर्स हेल्थ इकोनॉमी भी एक पूरा सब्जेक्ट है, आपके जो घर तबाह होते हैं, गाड़ियां, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको तबाह होता है, ये सारे के सारे ऑफ कोर्स आपके इकोनॉमिक लॉसेज में ही अल्टीमेटली जा रहे होती हैं। आप एग्रीकल्चर को देखें, दुबई की जैसे आपने एग्जांपल दी, तो इट्स नॉट it's a new phenomenon that 75 years में इतनी ज्यादा less than 24 hours में बारिश हुई जितनी, लेकिन ये स्टडीज थी पहले से, ये फोरकास्ट पहले से थी, साइंस ने बताया हुआ था कि ऐसा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक जब UAE
बस रहा था उस सहरा में, तो दे नेवर सॉ दिस कमिंग के आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, दे नेवर सॉ दिस कमिंग कि कभी इतनी बारिशें होंगी जिसकी वजह से आप देखें कि रोड्स के ऊपर उनका पानी है, लेकिन आई एम श्योर कि उनके पास दे हैव एनफ मनी और राइट प्लानिंग से आने वाले कुछ साल में चेंज कर लेंगे। अब दुनिया वाकई अब ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो कब से इसके जा रहे हैं। थैंक यू मरीम शब्बीर अब्बासी फॉर बीइंग विद अस। अब यूएई जैसे तरक्की याफ्ता जगहों पर भी इसके असरात इस तरह से नज़र आ रहे हैं तो दुनिया और सीरियसली सोचेगी इस बारे में और कलेक्टिव एफर्ट्स होंगी कि किस तरह टैकल करना है इन मामलात को। जी मुल्क में एक्स को बंद हुए 2 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। इंसानी हकूक़ और सहाफ़ती तंजीमों के अलावा अमरीका तक ने इज़हार तशवीश किया है। अदालतों ने बार बार अहकाम दिए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के सर पर जून नहीं रेंग रही है। 17 फरवरी से मुअत्तल होने वाली सर्विस बदस्तूर मुअत्तल है। इस मामले में लगता है कि अदालतें शायद अब किसी सख्त फैसले की तरफ जा सकती हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्स की बंदे से मुताल्लिक वजारत दाखिला ने रिपोर्ट जमा करा दी है। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की दरख्वास्त पर सर्विस मुअत्तल की गई क्योंकि ट्विटर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अकील अब्बासी ने भी एक्स बंदिश केस की समाअत की। चीफ जस्टिस सख्त पर हम नजर आए। उन्होंने वजारत दाखिला को एक्स की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म दिया। अदालत ने वजारत दाखिला को 9 मई तक एक्स बंद होने की वजूहात पेश करने की हिदायत की है। रिमार्क्स दिए कि कानून में कहीं नहीं है कि वजारत दाखिला हसास इदारों की रिपोर्ट पर कार्रवाई करे। छोटी छोटी चीज़ें बंद करने से क्या मिल रहा है आप लोगों को? दुनिया हम पर हंसती होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और पीटीए को दोबारा नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि वज़रा समेत कई अहम सियासतदान VPN के जरिए एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सर्विस बहाली के लिए कोई हतमी बात करने को तैयार नहीं है। जहाँ से बंद हो रहा है वो वजारत भी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसको खोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर यही मकसूद है कि भाई एहतियात से लोग बात करें तो फिर उसके लिए कुछ और रास्ते इख्तियार किए जाएं, क्योंकि बैनिंग इज़ नेवर अ सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। अच्छा जी, हम निगत दाद से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल राइट्स एक्स। निगत, अभी तो हम ही कितने अरसे से बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया जब ये जानती होगी या देखती होगी कि पाकिस्तान में इस तरह से एक्स बंद है, सो उसका कोई इम्पैक्ट हम पे पड़ रहा है या पड़ सकता है आने वाले वक्त में? देखें, अब 2 महीने हो गए एक्स को बंद हुए और अब दौर भी ऐसा है कि डिजिटल कनेक्टिविटी जो है वो एक फंडामेंटल राइट समझा जाता है। तो ऑफ कोर्स एक मज़हक़ खेज़ सी बात ये समझी जाती है कि पाकिस्तान जैसा इतना बड़ा मुल्क, वहाँ पे जहाँ पे इतने सालों पहले यूट्यूब ब्लॉक हुआ था, अब वहाँ पे अभी तक ये एक रिवायत है कि बगैर किसी ट्रांसपेरेंसी के और अकाउंटेबिलिटी के एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि दुनिया बहुत ज़्यादा बदल भी रही है। जैसे अमेरिका में टिकटॉक को बैन करने की बात हो रही है, इंडिया में टिकटॉक पे बंदिशें हैं, आपको बताएं। बिल्कुल इंडिया पे भी हैं। तो जब इस पाकिस्तान की बात होती है तो फिर बाकी ममालिक की भी बात होती है, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो ये तमाम जो डेवलपमेंट्स बाकी दुनिया में हो रही हैं वो पाकिस्तान में ट्विटर के बैन को जस्टिफाई करें। ट्रू, मगर हम व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, क्या हो सकता है? जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, देखिए एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नो कि किस तरह से लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, और ये नहीं है कि प्रोपेगेंडा से किसी इंडिविजुअली भी लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर होती हैं, ओवरऑल सिस्टम्स मुतासर होते हैं, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम डैमेज होता है, हमारा सोसाइटल फैब्रिक जो है वो मुतासर होता है। तो क्या हाल है? कैसे उसको भी ठीक रखें और बंदिश भी ना हो? देखिए, ये जो फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन वाला जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये बहुत कमज़ोर है कि उसकी बुनियाद पे हम एक पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो बंद कर देंगे। इसका मतलब तो ये है कि बहुत से ऐसे ज़राए हैं, मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स जो कि फेक न्यूज़ फैलाते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं, तो क्या आप उनको मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे? तो अगर कोई एक ऐसा जरिया है जो कि इंफॉर्मेशन की रसाई का है या
जहाँ पे लोग अपने इज़हार राय करते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सी राय नजर आती हैं, और वहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे अगर अज्यूम कर लें कि वहाँ पे 50% जो है वो फेक न्यूज या डिसइंफॉर्मेशन है, तो क्या आप पूरा प्लेटफॉर्म बंद कर देंगे उसके बिना पे? तो बजाय ये कि देखिए फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन जो है वो बहुत अरसे से एक मौजूए बहस है, और पाकिस्तान में बहुत से लोग उस पर कह रहे हैं कि आप मुकम्मल एक जो ऑलरेडी कवानीन है उनको देखें कि उनकी अमल दरामद कैसे करने, उनका या उन कवानीन को मजीद बेहतर बना के अमल दरामद कैसे करने। लेकिन ये एक बहुत एक तो गलत रिवायत भी आप कायम करें कि फेक न्यूज के नाम पे पूरा प्लेटफॉर्म बंद कर दें, और दूसरा ये कि मतलब आपकी इंटरनेशनल कवानीन जो आप ने साइन किए हैं, आप उनके मेंबर्स हैं, आप उनको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि कोई चीज होती है प्रोपोर्शनैलिटी और कोई चीज होती है नेसेसिटी। तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेट एक प्लेटफॉर्म बंद कर दें। तो ये जो पूरा एक इशू है फेक न्यूज का, ये मुकम्मल एक बहस के साथ आप माशरे में बहस करें, लोगों के साथ मशवरा करें कि कैसे इसको डील करें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म का इशू नहीं है, ये पोलराइजेशन का इशू है जो कि आपकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा फैल चुकी है। फिर इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होता है कि सोशल मीडिया की ही इख्तिरा है जिस तरह से हमारी सोसाइटी पोलराइज्ड हुई है, या जो सूरत हाल आज हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अदालतों में मामला चल रहे हैं, क्या किया जा सकता है? क्या जो इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली तंजीमें हैं, डिजिटल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली तंजीमें हैं, कोई एहतजाज करें, किसी से बात करें, रब्ता करें, मीटिंग करें, इसका कोई हल नज़र आ रहा है आपको नियर फ्यूचर में? देखिए डिजिटल राइट्स की जो तंजीमें हैं और लोग जो हैं, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस भी और सहाफ़ती तंजीमें भी, सब इस पे आवाज़ भी उठा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। एक तो बात ये है कि आप ये बहुत कमज़ोर एक आर्ग्यूमेंट है कि नेशनल सिक्योरिटी की बिना पे हमने ये प्लेटफॉर्म बंद किया है क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा की वजह से केओस की कैफियत एक पैदा हो रही है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर गवर्नमेंट के या वजीर आजम साहब या बाकी वुज़रा क्यों एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आप अपने ही आर्ग्यूमेंट को गलत साबित कर रहे हैं लोगों के सामने कि हम नेशनल सिक्योरिटी की बिना पे। लेकिन इसका आगे एक ही हल नजर आता है। एक तो ये कि जो इंटरनेशनल लॉ जो ह्यूमन राइट्स का है उसको देखें, लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी देखें। कॉन्स्टिट्यूशन, जब आपके हाई कोर्ट के जजेस आपसे खफा नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप इस तरह तो नहीं कर सकते, दुनिया में मजाक उड़ रहा है हमारा, तो वो ऑफकोर्स किसी न किसी आईनी बुनियाद पे ये बात करें। तो ये एक मुकम्मल कन्वर्सेशन करें, खुद से डिसीजन ना लें और यकतरफा डिसीजंस, और ट्रांसपेरेंट हों। मतलब आप ट्रांसपेरेंट होंगे तो लोग आपको अकाउंटेबल ठहरा सकेंगे ना। लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई पैगाम ही नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि आगे इस तरीके से हम एक अच्छे जो गवर्नमेंट बनी है और आगे चलेगी वो एक अच्छा आगाज होगा। आप लोगों से बात करें, और आई थिंक हम लोगों को ये बात करते रहना चाहिए कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल इशू है प्रोपेगेंडा का, डिसइंफॉर्मेशन का और मिस इन्फॉर्मेशन का, उसको कैसे एड्रेस करें, वो हमारे लिए रियल कंसर्न होना चाहिए। और वो एक अलग मौजू है, मतलब बैनिंग इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग। यू आर राइट। थैंक यू अनिगत फॉर बीइंग विद अस। अब देखेंगे, आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स तो हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जियो पाकिस्तान टीवी हमारा हैंडल है। जी, बलूचिस्तान में ज़्यादा बारिश हो रही है और कोयटा में अभी क्या सूरत हाल है, ये हमारे साथी शहाब उमर हमें बता रहे हैं। जी, वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के जो बेशतर अजला हैं वो मगरबी हवाओं के ज़ेर असर इस दौरान बारिशों का सिलसिला जारी है। कोयटा में गुज़िश्ता रोज़ और रात गए सुबह तक भी बारिश होती रही। बारिश के बाद दर्जे रात में कदरे कमी आई है। मौसम जो है सुबह के वक्त खुनकी में इजाफा हुआ था। इस वक्त भी मतलब जुज़वी अबरालूद है, हल्की हवा भी चल रही है। कोयटा के अलावा बलूचिस्तान के जो जनूबी अजला हैं और जो शमाल मगरबी और बाज़ वस्ती इलाकों में भी बारिश हुई। ख़ास तौर पे चागी और अतराफ़ के इलाकों में, ग्वादर, पसनी और दीगर इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सुबह में 2 स्पेल्स
बारिशों के हुए हैं। इस दौरान नुकसान भी हुए हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक इन 2 स्पेल्स के दौरान 8 अफराद जांबाक हुए हैं। मुख्तलिफ वाक़यात में 9 अफराद ज़ख्मी हुए। इसके अलावा 130 मकानात तबाह हुए हैं और बाज़ मकानात को नुकसान भी पहुँचा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जो बारिशें बरसाने वाला जो ये सिस्टम है इस वक्त भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पिशीन, किला सिफला, किला अब्दुल्ला, सिब्बी, कोलू, केच, पंजगूर, गवादर और दीगर जो अजला हैं वहाँ पे गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी थैंक यू शहाब। सो या गवादर, किला अब्दुल्ला, पिशीन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश है। गवादर में तो गुज़श्ता 24 घंटों में 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। नक्कासी आपका वहाँ क्या निज़ाम है सब जानते हैं, है ही नहीं कोई सिरे से निज़ाम। अभी हम आपको UAE के दुबई के प्रिसाइसली ताज़ा विजुअल्स दिखाएंगे जहाँ अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कई फुट पानी खड़ा हुआ है, गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, लोग अपने घरों में महसूर हैं। कुछ दोस्तों से हमारा रब्ता हुआ है, वो कह रहे हैं कि जो ये निज़ाम दरहम बरहम हुआ है वो तो हुआ है लेकिन पीने का पानी मैसर नहीं है, घरों में इस्तेमाल करने का पानी नहीं आ रहा है। सो वो इशूज़ इसके अलावा चल रहे हैं। अगेन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ की बात करेंगे। पहला मैच आज खेला जा रहा है रावलपिंडी में, ऑल्दो बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। मैच आज शाम 7 बजे शुरू होगा। मुतवक्के बारिश की वजह से पाकिस्तान टीम में 4 फास्ट बॉलर शामिल हो सकते हैं। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की मजबूत बॉलिंग स्ट्रेंथ नजर आ रही है जिसमें शाहीन आफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, अब्बास आफरीदी सब शामिल हैं। कप्तान बाबर आजम ने कल पिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना था कि उस्मान खान, इरफान नियाजी जैसे यंग खिलाड़ियों के आने से बहुत खुशी हुई है। सुनाए नहीं देखा यंगस्टर डाले उस्मान खान है और इरफान नियाजी को हमने डाला यंगस्टर, जिस तरह उसने PSL में उस स्पॉट पे जिस स्पॉट में हम लैग कर रहे थे, आजम खान है, इफ्तिकार ऑलरेडी हमारे उस स्क्वाड में था, तो हमने उस चीज़ को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग किया और उसके बाद शदाब, हमाद, तो इस तरह से हमारी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है और ऊपर के 4 नंबर और फिर हम अगर किसी भी कम्बिनेशन से जाएं तो हम 8 से नीचे हमारी बैटिंग जा रही है। इसमें देखें अभी नसीम शाह भी है और शाहीन शाह अफरीदी भी है। वंडरफुल जी, कप्तान का कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है। एक तासुर ये दिया जा रहा है कि न्यूजीलैंड ने B टीम भेजी है, बहुत सारे सीनियर्स पाकिस्तान नहीं आए हैं जिसका पाकिस्तान टीम को फ़ायदा हो सकता है। कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने कल इस तासुर की नफ़ी करने की कोशिश की है। उनका कहना था कि कीवी टीम में शामिल खिलाड़ियों ने बहुत सारे T20 मैचेस खेल रखे हैं, वो इस फॉर्मेट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 5 मैचेस की T20 सीरीज़ के इब्तदाई 3 मैचेस रावलपिंडी स्टेडियम में होंगे जो हैं 18, 20 और 21 अप्रैल को, और उसके बाद होंगे लाहौर में। ये है सूरत हाल। हम ज़रा इसी पे बात करेंगे। पाकिस्तान टीम के सुपरस्टार फास्ट बॉलर नसीम शाह ने हमें ज्वाइन किया है आज, और ये तमाम मैचेस आप जियो सुपर पर भी देख सकेंगे। नसीम, थैंक यू, शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो यही बता दें कि बड़े लंबे अरसे बाद आप पाकिस्तान टीम की शर्ट पे क्रिकेट वापस मैदान में खेलते हुए हमें नजर आएंगे। इस दौरान आपने वर्ल्ड कप समेत बहुत बड़े बड़े इवेंट्स मिस किए हैं। फिटनेस कैसी है आपकी? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त फील कर रहा हूँ, और कमबैक जब आप दोबारा करते हो पाकिस्तान टीम के लिए और आपके डेब्यू से ज़्यादा मुश्किल होता है और आप एक्साइटेड भी बहुत होते हो। और आई थिंक जितनी क्रिकेट पीछे खेला हूँ PSL में बहुत ज़बरदस्त रिदम आया, और बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगता है इंजरी के बाद वापस रिदम आने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस तरह बॉडी फील कर रही है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छी होगी। चले, वंडरफुल जी, आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम सब भी बहुत अच्छा फील करेंगे। अब ये बता दीजिए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मैचेस पाकिस्तान में होम कंडीशंस हैं, होम ग्राउंड है, आगे वर्ल्ड कप करीब है, कुछ और इम्पोर्टेंट सीरीज़ भी हैं। हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो अभी टीम हमारी है, जो तैयारी हमारी है, आपको लगता है कि हम इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही करेंगे आगे इसमें भी और आगे भी? देखें, अभी तो इस सीरीज़ पे इंशाल्लाह फोकस करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें, और फिर आगे जितना आहिस्ता आहिस्ता सीरीज़ खेलते रहेंगे कम्बिनेशन भी साथ साथ बनती रहेगी। और आई थिंक पूरी टीम के लिए वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छा टाइम है कि जेल हो के पूरी टीम जो मैचेस खेलेंगे इससे वर्ल्ड कप तक इंशाल्लाह हमारी कम्बिनेशन बन जाएगी और हमें फ़ायदा होगा इस चीज़। अच्छा, आप इस सीरीज़ पे तो ज़ाहिर फोकस किए हुए हैं, एक होती है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, एक होती है टीम एफर्ट। सो टीम तो हम चाहते हैं हमारी जीते
ही, लेकिन इंडिविजुअल कोई आपका अपना कोई टारगेट है इस सीरीज़ में, कोई हदफ आपने रखा हुआ है? देखिए सिंपल टारगेट होता है, मेरा पर्सनली कोई इस तरह की गोल्स नहीं होते कि मैंने जाके 3-4 आउट करने, बस यही होता है कि जिस टाइम भी टीम को ज़रूरत और मैं टीम के काम और टीम को मैच जीत पाऊँ। हमेशा मेरी यही कोशिश होती है, वो कोई भी सिचुएशन हो, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, मेरी 100% कोशिश होती है कि मैं टीम के काम हो और टीम को मैच जीतूँ। चलिए, गुड लक फॉर दैट। भाई, हमारे पास आपके फैंस के इतने मैसेजेस आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे पहले भी कि आप नसीम को बुलाएं, और भी एक तवील फहरिस्त है जिन खिलाड़ियों को लोग देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने फैंस को एड्रेस करें, उनके लिए कोई मैसेज है तो प्लीज़ दीजिए। मैसेज है कि फैंस के बिना तो क्रिकेट अधूरी है, लेकिन ये है कि फैंस आएंगे और हमेशा की तरह पाकिस्तान टीम को जिस तरह सपोर्ट किया है, पाकिस्तान में मैचेस होते हैं, अपने हीरोज़ को यहाँ पे देखते हैं खेलते हुए, तो आई थिंक हमेशा फैंस आएँ और उसी तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फैंस दोबारा आएंगे और इस सीरीज़ को ज़बरदस्त एंजॉय करेंगे। लवली, थैंक यू नसीम फॉर बीइंग विद अस। और आज शाम में पाकिस्तान टीम एक्शन में नज़र आएगी, नसीम शाह भी एक्शन में नज़र आएंगे, और उन्होंने कहा भाई फैंस आएँ, स्टेडियम भरें, तो मौसम भी अच्छा है, स्टेडियम तो भरना चाहिए क्योंकि दोस्त अहबाब हों, फैमिली हो, और फिर हल्के बादल भी आए हुए हों, ठंडी हवा भी चल रही हो। हम नहीं चाहते बारिश हो, मैच मुतासर हो, लेकिन फिर मौसम ज़रा बेहतर हो तो मैच देखने का मज़ा भी दोबाला हो जाता है। अभी जो आज का मैच है, कौन इन है कौन आउट है, इस पर हम बात करेंगे। सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। थैंक यू याह्या फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, इनिशियली हम बात कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी प्रॉब्ली नहीं होंगे इनिशियल दो मैचेस में, लेकिन उसके बाद उस तासुर की नफ़ी कर दी गई। सो कुछ डिसाइड हुआ है, कुछ फाइनल हो सका, कौन खेल रहा है आज क्या मैच, बॉलर्स में पर्टिकुलरली अगर इनिशियली बात कर लें? अब्दुल्ला, आज पहला T20 है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, लेकिन कप्तान बाबर आजम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डे बिफोर यस्टरडे टीम के हेड कोच अजहर महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बट टीम की सिलेक्शन के हवाले से आपको क्लैरिटी दिखाई दे नहीं रही है। और आपने जो सवाल किया, जो स्टोरी मैंने शेयर की थी कि शाहीन शाह अफरीदी पहले 2 मैच में दस्तयाब नहीं होंगे और वो खुद भी नहीं चाहते कि पहले 2 मैच खेलें, और उनको कप्तानी से हटाने की एक बुनियादी वजह ये थी कि टीम मैनेजमेंट ने ये सोचा कि वर्कलोड को मैनेज करते हैं, वो टीम के प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी का मौक़िफ़ ये है उनके ज़राए के मुताबिक कि काबुल में हमने सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग की है, कोई बॉलिंग और बैटिंग ड्रिल नहीं की, तो अचानक आकर इंटरनेशनल मैच खेलना मुनासिब नहीं रहेगा, तो थोड़ा आराम किया जाए, नेट पर बॉल डाला जाए। तो अजहर महमूद से ये सवाल हुआ था डे बिफोर यस्टरडे, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने भी ये न्यूज़ में सुना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बात ठीक है या गलत है, उन्होंने बीच की बात की। तो इस वक्त जो आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, जिस तरह आपने बताया अपनी स्टोरी में कि 4 फास्ट बॉलर, आई डोंट थिंक सो कि हम 4 फास्ट बॉलर के साथ ऑपरेट करेंगे इस T20 सीरीज में। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमाद वसीम वापस आ गए हैं, और इमाद वसीम के लिए भी आसानी नहीं होगी, क्योंकि हमने PSL में देखा कि पेशावर ज़ल्मी के लिए बाबर आजम ने नए बॉल के साथ साइम अयूब को यूटिलाइज किया। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, और क्योंकि आमिर भी वापस आ गए हैं, नसीम शाह भी फिट हो गए हैं, फिर हमारे पास इस सीरीज में हारिस रऊफ अवेलेबल नहीं है। तो इस सीरीज में मुझे नहीं लग रहा कि सारे खिलाड़ी जो है वो सारे मैच खेलेंगे, बट ये सीरीज मोहम्मद रिजवान के लिए मैं बड़ी इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि टीम मैनेजमेंट उस्मान खान को फौरन मौका नहीं देती, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उस्मान खान जो है वो हो सकता है नंबर 3 पर खेलें, नंबर 4 का स्लॉट जो है वो फखर जमान के पास और इरफान नियाजी भी लाजमी खेलेंगे आज? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इरफान नियाजी को टीम में जगह मिलेगी। बाबर आजम ने उनको बहुत ज्यादा प्रेस किया है, वो इमर्जिंग कैटेगरी, हाँ, उसी से हमें जरा सुपर लीग में लग रहा था प्रॉब्ली। हाँ बिल्कुल, लेकिन बात दरअसल ये है कि आपके पास एक ऑलराउंडर्स की टीम है, और इमाद वसीम के आने के बाद, शादाब के आने के बाद, आजम खान के आने के बाद आपको ये मसला नहीं है कि आप जो है वो छक्के मारने वाले खिलाड़ी आपके पास नहीं है। तो इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ कि अगर मोहम्मद रिजवान इनिंग का आगाज नहीं करते तो उनको अपने आप को नए रोल में यूटिलाइज करना पड़ेगा, और फिर उसका बुनियादी मतलब ये होगा कि वो विकेट कीपिंग पर कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं लगता कि करेंगे, और उसकी बुनियादी वजह ये, वो इनिंग का आगाज कर रहे थे तो आजम खान को आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे थे, तो मोहम्मद रिजवान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। नहीं तो अगर वो विकेट कीपिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो इट मीन्स के या तो किसी भी मैच में आजम खेलेंगे या रिजवान खेलेंगे, ऐसा ही है?
जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं जिसमें बाबर साइम के साथ ओपन कर रहे हैं, नंबर 3 पर उस्मान है, नंबर 4 पर फखर जमान है, तो फिर बनता भी नहीं है कि रिजवान जो है जिन्होंने अपने करियर को बढ़ाया है, बेहतर अंदाज में प्रेजेंट किया है मुल्तान सुल्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए T20 फॉर्मेट में बतौर ओपनर, तो वो नंबर 5 पर कैसे बैटिंग करेंगे, नंबर 4 पर वो कैसे बैटिंग करेंगे? उन्होंने तो नहीं की नंबर 4 और नंबर 5 पर बैटिंग, तो ये उनका नया रोल होगा, तो वो डेफिनेटली अपनी विकेट कीपिंग पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और जैसे आपने फरमाया कि फिर ऐसी सूरत में तो या तो रिजवान खेलेंगे या आजम खान खेलेंगे, बिल्कुल आपका जो सवाल है वो बजाय। अच्छा, कल बाबर की हमें बॉडी लैंग्वेज अच्छी लग रही थी, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, रिलैक्स भी थे, सो जो भी था मामला, कप्तानी फिर हटाया जाना, फिर वापस आना, it seems like it's pretty much over, it's in the past and everybody is now a team and focusing on what's ahead. देखिए अब्दुल्ला, दे आर प्रोफेशनल्स, और कल रात को जो है वो एक्स अकाउंट पर हम लोग तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा नकवी साहब ने जो है एक पिक्चर शेयर की। जी मैंने देखी थी, वो बाबर भी थे उसमें और वहाब भी थे, चाय पी रहे थे सारे, अजहर महमूद भी है, तो उन्होंने थपथपाया है बाबर आजम को, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया अजहर महमूद को, तो दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और आपने जो बात की, देखें दे आर प्रोफेशनल्स, ये रस्साकशी, आपस की चपखलिश, सब कुछ चलती है, लेकिन जब सीरीज ऑन होती है ना, और जब आप क्रिकेट खेलने के लिए रोप के अंदर जाते हैं, तो फिर आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा। अगर आप नहीं भूलेंगे तो ये जो आपके जहन में चीजें चलेंगी, आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेंगी। तो ये आम लोग नहीं होते क्रिकेटर्स, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं लाइफ के अंदर, रस्साकशी, मुसाबिकत, परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव। और बाबर आजम पाकिस्तान के लिए खेले हैं, नंबर 1 बैटर हैं, दुनिया उनको मानती है, जानती है, उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो ये चीजें मुझे नहीं लगता कि उनके लिए मैटर करती हैं। उनका फोकस सिर्फ पाकिस्तान टीम की कप्तानी होगा, उनका फोकस अभी नसीम से हम बात कर रहे थे, वो उनका फोकस भी बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान टीम की कामयाबी ये फोकस लग रहे थे, और फैंस से ये भी कह रहे थे कि भाई स्टेडियम में तो आए, ज़रा रौनक तो लगाएं, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये जो नया फार्मूला है फॉर द सिलेक्शन, आपको पता ही है वोट होंगे, हर एक की अपनी राय होगी, कोई हेड नहीं है, वो भी मुझे लगता है इस सीरीज़ में उसको भी उसका भी पता लग जाएगा कि हाउ इफेक्टिव इज़ दैट। नहीं, वो खेल खत्म हो गया है। वो जो आप कह रहे थे ना कि आपकी 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, मोहम्मद यूसुफ हैं और उसके साथ वहाब रियाज हैं, असद शफीक हैं, अब्दुल रज़ाक हैं। देखिए वो सिलेक्शन तक मामला था, अब जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर सीनियर मैनेजर की वहाब रियाज रोल प्ले करने जा रहे हैं। वहां पर मोहम्मद यूसुफ एज ए बैटिंग कोच है, लेकिन असल बात जो होगी वो वहाब रियाज करेंगे, जो टीम की सिलेक्शन को लेकर है। और वहाब रियाज को इसलिए मैं बड़ा पॉजिटिव देख रहा हूँ, तो होता यह था कि पहले सिलेक्शन कमेटी टीम दे देती थी और टीम मैनेजमेंट है जो है वो अपनी मर्जी से खिलाती थी, कोई खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करके आता था। तो अब ये वहाब रियाज के लिए बड़ा सवाल होगा कि उन्होंने जिस तरह बात की है कि हम जो है वो रोटेशन पॉलिसी पर जाएंगे, हम कप्तान को भी रेस्ट कराएंगे, तो इससे बेहतर मौका मिलेगा नहीं पाकिस्तान को अपने खिलाड़ियों को आजमाने का, उनको खिलाने का। अच्छा, इसी रोल में कमोबेश हमें हफीज नजर आ रहे थे पिछले वाले सेटअप में, और बहुत इश्यूज भी हो रहे थे उनके खिलाड़ियों से, खिलाड़ियों को उनसे। सो इस मर्तबा कैसा चलने वाला है? देखिए बात दरअसल ये, हफीज का रोल ले लें आप या वहाब रियाज का रोल, दोनों बड़े तगड़े हैं और बड़े टफ भी होते हैं, आप हर एक को खुश नहीं रख सकते। नहीं, आप रख भी नहीं सकते, और मेरा ख्याल है इस फॉर्मूले पे जाना भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना कि जो अच्छा चल रहा है उसको आपको एडमिट करना चाहिए, अगर आपकी फॉर्म नहीं है तो फिर आपको जो है वो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हफीज जो है वो बाय रोल सामने आए थे, लेकिन वहाब रियाज जो है वो खामोशी से ऑपरेट कर रहे हैं चीजों को, और वो सिलेक्शन कमेटी में भी पावरफुल हैं। वो सब आप लोगों ने देखा उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी सिलेक्शन कमेटी में सब फैसले करेंगे, मशावरत से होंगे। और ड्रेसिंग रूम में अब वो जब सीनियर मैनेजर की से आए हैं, अब्दुल्ला होता है ये जो मैनेजर का रोल होता है ना, वो ये होता है कि खिलाड़ियों को अकोमोडेट करना आता है, और मैच के लिए उनके टिकट होते हैं, जो उनके मसाइल होते हैं उनको लुक आफ्टर करना होता है, खिलाड़ियों के टिकटिंग करना होता है, डेली अलाउंस करना होता है। तो ये काम करने के लिए मंसूर राना है, जो कि पाकिस्तान के साबिक अंपायर शकूर राना के साहबजादे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रहे। लेकिन वहाब रियाज जो है एक नए रोल के अंदर आए हैं, सीनियर मैनेजर की हैसियत से। उनका काम टिकटें बांटना नहीं है, उनका काम खिलाड़ियों को डेली अलाउंस देना नहीं है, उनका काम खिलाड़ियों के रूम में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना नहीं है। उनका काम सीधा और सीधा सिलेक्शन कमेटी का जो एक फॉर्मूला है उसको इम्प्लीमेंट करना है, टीम के ड्रेसिंग रूम में कप्तान को मैसेज देना है, कोच को मैसेज देना है कि भाई इस तरह आपने चीजों को लेकर चलना है। तो मैं इसको बड़ा पॉजिटिव देख रहा हूं, क्योंकि वहाब रियाज खेले भी हैं, वहाब रियाज तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान के लिए खेले हैं, क्रिकेट को जानते हैं, समझते हैं, मौजूदा दौर की क्रिकेट को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर उनके कंधे पर चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रजा नकवी का हाथ है, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम कामयाबी हासिल करे। अच्छा, अभी हम जरा लड़कियों की बात कर लें।
उधर हमारा मैच शुरू हो चुका है, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान कराची में। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया है। 52 पर 1 विकेट गिर चुकी है वेस्ट इंडीज़ की। कौन फेवरेट नज़र आ रहा है आपको इस सीरीज़ में? देखिए अब्दुल्ला, जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की खवातीन टीम ने न्यूजीलैंड के दौरे में पेश कर दी है ना, अंडर द कैप्टनसी निदा डार, उसके बाद बड़ी हाई होप्स हैं पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम से। और जिस तरह पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम अंडर द कैप्टनसी निदा डार हालिया अरसे में कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं, वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हरा कर आई हैं, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया है, तो मुझे इस टीम से बड़ी तवक्कुआत हैं, बड़ी उम्मीदें हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नए खिलाड़ियों को पाकिस्तान खवातीन टीम में मौका दिया जा रहा है, उनको ग्रूम किया जा रहा है। T20 में कुछ अलग टीम है, वनडे क्रिकेट में कुछ अलग टीम है। तो होम ग्राउंड पर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की खवातीन टीम फेवरेट है, उनको अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए क्योंकि ये वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन का साल है। थैंक यू याया फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, गुड लक कहेंगे हम पाकिस्तान वेमेन क्रिकेट टीम को भी और मेंस क्रिकेट टीम जो आज शाम मैदान में उतरेगी। अभी एक और मसले की बात करेंगे। मसला क्या, आपको पता ही है, सुना होगा आपने शायद, वैसे बहुत से लोगों का अब लेना देना नहीं रहा है सोने से। सोना एज इन सोने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना, जेवर वाला सोना। लेकिन सोना हमेशा से ही महंगा रहा है, लेकिन अब जो हो गया है तो बिल्कुल ही पहले अपर मिडिल क्लास, सम वॉट मिडिल क्लास भी अपनी बच्चों की शादी पे कुछ अरेंज कर लेता था, लेकिन अब तो इट्स टू मच नाउ। कल 1 तोला सोने की कीमत मज़ीद 2200 रुपये बढ़ी है। सोना 2.5 लाख रुपए तोला हो गया है। कोई लाख कहे कि सोना खामखा का दिखावा है, शादी के बाद लॉकर में ही पड़ा रहता है, लेकिन अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रुझान है। लेकिन अभी भी ये हक़ाइक़ हैं जिन्हें हम तस्लीम करते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों पे प्रेशर होता है। हम इस प्रेशर को इनकरेज नहीं करते, इसको नेगेट ही करते हैं। रिवायात कह लें या अपने शौक़ कह लें, कुछ लड़कियों को ख़ुद भी शौक़ होता है, ये लाजमी ही सॉर्ट ऑफ समझा जाता है कि कुछ ना कुछ तो दिया ही जाए। और हमें जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, जो हमारा सोसाइटल फैब्रिक है, वहाँ पे लोगों की इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मसला भी होता है कि भाई कितना सोना चढ़ाया है, कितना नहीं चढ़ाया है। सो 2.5 लाख रुपए फ़ी तोला सोना होने से सर्टनली ख़रीदारी इसकी और कम होगी, ख़त्म तो नहीं हो सकती। यूजुअली सोना रिसाइकिल भी होता है। सो ये है सूरत हाल। सोना लेकिन बिकता है। पाकिस्तान में सोने का अरबों का कारोबार आज भी होता है। सैड बात यह है कि इस कारोबार को आज तक डॉक्यूमेंट नहीं किया जा सका। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गोल्ड डीलर टैक्स नेट से बाहर है। रिटेलर्स से टैक्स की वसूली की कोशिश हो रही है, जो अच्छी बात है, लेकिन हैरत की बात यह है कि हुकूमत अरबों रुपए की सोने की मार्केट की तरफ नहीं देखती है। कभी कभार माजी में सोने की खरीदो फरोख्त कंप्यूटराइज करने के ऐलानात तो होते रहे हैं, लेकिन इस पर कभी संजीदगी से काम नहीं हुआ। आज के मौसमी हालात का बुनियादी तकाजा ये है कि इसको टैक्स नेट में लाया जाए। फिर ज़ाहिर है सोना हम खुद तो निकाल नहीं रहे। सो ये है सूरत हाल। जो गोल्ड एसोसिएशन वाले हैं उनका मौक़िफ़ है कि स्मगल ही होके आता है सोना, तो क्या उसको कहाँ से प्रूफ करेंगे आगे डॉक्यूमेंटेशन में। माशी तज्ज़ियाकार साबिक़ चेयरमैन FPR शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर साहब, पाकिस्तान में सोने की कीमत बढ़ते बढ़ते अब 2.5 लाख रुपये फ़ी तोला को टच कर रही है। आलमी मार्केट में भी क्या कीमतें इसी सतह पे हैं या हमारे यहाँ कोई अलग ही फिनोमेना चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो करप्शन का और अनटैक्स मनी होता है, उसको सब सिक्योरिटी रखने के लिए सबसे अच्छा जो फॉर्म है वो गोल्ड की बार्स होती हैं। तो ये जो पाकिस्तान में जब सोने की कीमत बढ़ती है तो बेसिकली वो इसलिए बढ़ती है कि लोगों के पास और कोई सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, प्लॉट और डॉलर के अलावा वो सोने की शक्ल में रखते हैं, और ये बुनियादी वजह है सोने की कीमत बढ़ने की। जितना शब्बर साहब हम समझ पाए हैं, पाकिस्तान में सोने का कारोबार कोई रेगुलेटेड कारोबार नहीं है। बज़ाहिर सोने की इंपोर्ट का कोई निज़ाम भी नहीं है। बहरहाल सोना आता भी है, फ़रोख्त भी होता है। तो क्या ये सारा कारोबार सोने की ख़रीदो फरोख्त टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 40 टन सोने की ज़रूरत पड़ती है जो नया सोना मार्केट में आता है, और मेरा ख्याल है कि उसमें से 1-8 टन भी शायद बहुत कलील मकदार में इंपोर्ट होता है, बाकी सब गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होता है। तो अगर कोई आदमी ये समझता है
कि जब तक वो सोने की इंपोर्ट को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करेगा, वो ज्वेलरी की बिजनेस को किसी टैक्स रिकॉर्ड में या सिस्टम में ले आएगा, उसको पाकिस्तान के कारोबार का अंदाजा ही नहीं है। तो सुनार के बाद जब आप जाते हैं और जब कहते हैं कि भाई आप रिकॉर्ड दिखाओ, तो वो कहता है भाई मेरे पास सोना तो मैंने लिया ही नहीं, मेरे पास उसे बनवाई है। तो ये सारी कहानी बेकार की है कि ज्वेलरी के सेक्टर को आप सही कर सकते हैं, जब तक आप सोने की इंपोर्ट को सही नहीं करेंगे ज्वेलरी का सेक्टर कभी सही नहीं हो सकता। जब तक इंपोर्ट रेगुलेट नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम, यही हम समझें, पहले भी ये बात होती है कि इसको नहीं टैक्स नेट में लाया जा सकता। अब जूलर्स और इनकी मार्केट्स को टैक्स नेट में लाने, FPR और पॉस मशीनें लगाने की बड़ी कोशिश की गई, अरसे से कोशिश जारी है, लेकिन सब हो नहीं पाया। आपको लगता है कि इस मामले पे सख्ती होगी तो कुछ हो जाएगा, या नहीं इंपोर्ट ही पहले मैनेज करनी होगी तभी ये सारा ये कारोबार डॉक्यूमेंटेशन इसकी की जा सकती है? यार मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्वेलर का टैक्स में इसलिए नहीं आ सकता कि ज्वेलर के पास अपनी परचेज नहीं है, वो स्मगल्ड सोना बाय कर रहा है, वो टैक्स के सिस्टम में नहीं आ सकता। तो ये जब तक आप इस बुनियादी चीज को सही नहीं करेंगे, ये बेकार की बातें हैं कि हम ज्वेलर को टैक्स नेट में लाएंगे, ये करेंगे। वो वहाँ पे एक बुनियादी प्रॉब्लम है। जिस तरह इंडिया ने गोल्ड की इंपोर्ट अलाउ की थी, अब गोल्ड की इंपोर्ट अलाउ करनी पड़ेगी। ज्वेलर टैक्स नेट में नहीं ला सकते आप, नहीं आ सकता तब तक आप, जब तक आप ये स्मगलिंग वाला मामला ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट पे पाबंदी है या पता नहीं यही सूरत हाल है। और सोना जितना भी आता है हमारा, जितने नए सोने की ज़रूरत है वो स्मगल होकर ही आता है ज़्यादातर। दिस इज़ द रियलिटी। सो अगर आप ज्वेलर के पास जाएँ, वो कहते हैं जी हमारे पास तो कोई बैक रिकॉर्ड नहीं है मौजूद सोने की ख़रीदो फरोख्त का, या हम तो सिर्फ मेकिंग करते हैं। सो ये है सूरत हाल। थैंक यू शब्बर साहब फॉर बीइंग विद अस। अभी हम आपको बताएंगे कराची वालों, आपके लिए एक इवेंट है जो आने वाला है, जिसमें आई एम श्योर अ लॉट वुड बी इंटरेस्टेड। कराची के अदबी कैलेंडर का एक और रिवायती इवेंट आने को है। साकिनाने शहर क़ायद का 29वां आलमी मुशायरा 20 अप्रैल यानी 20 अप्रैल हफ्ते को होने जा रहा है। मारूफ शुरा की बड़ी तादाद मौजूद होगी। मुंतज़मीन के मुताबिक अमरीका, कनाडा, बरतानिया, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। भारत से अभी नहीं आ रहे हैं लोग, NOC का उनका मसला है। इसी पे हम बात करते हैं। महमूद खान साहब पिछले साल भी हमारे साथ मौजूद थे, इस मरतबा भी हमने उन्हें सहमत दी है, मुंतज़िम हैं इस आलमी मुशायरे के। महमूद साहब माशाअल्लाह 28 बरस एंड दिस इज़ द 29th एडिशन। हर मरतबा हर दफ़ा लोग एक्सपेक्ट करते होंगे पहले से बेहतर, पहले से बड़ा होगा। सो हर दफ़ा आपके लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना क्या चैलेंज होता है, या अब इजी हो गया है, आसान हो गया है? बहुत शुक्रिया जियो का। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले 28 साल की कोशिशों के बाद ये एक ऐसा, अब इस शहर के लिए एक ऐसा इवेंट हो गया है कि लोग इसको पूरे साल इंतज़ार करते हैं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मेयर कराची हो कि कमिश्नर कराची हो कि होम डिपार्टमेंट हो कि IG साहब हो या रेंजर्स हो, हर तरफ से हमें तमाम जो है ना सहूलियात मैसर की जाती हैं। देखिए ये 28 साल का जो सफ़र है, इसके अंदर तमाम जो शोरा इकराम है इंडिया के हों या पाकिस्तान के, तमाम बड़े शोरा कराम वो इसमें तशरीफ़ ला चुके हैं। उनके किस किस के मैं नाम लेके आपको बताऊं, लेकिन आज भी जो शोरा कराम इसमें आए हैं या आ रहे हैं, अभी जो आ रहे हैं, इसमें इफ्तिखार आरिफ साहब खुद आ रहे हैं, और अब्बास ताबिश साहब हैं, वसी शाह साहब हैं, पीरज़ादा साहब खुद होंगे, महमूद शाम साहब हैं, अनवर शऊर साहब हैं, अमरीका से अभी तक फ़रा इकबाल साहिबा, और आतिफ़ तौक़ीर साहब जर्मनी से, और समरीन जो हैं वो समरीन समर कतर से, ये लोग पहुंच चुके हैं अभी तक यहाँ पे। और हमें बेचैनी के साथ इंतज़ार है कि अगर हमें NOC आज भी मिल जाती है तो इंशाअल्लाह इंडिया के शोरे कराम यहाँ तशरीफ़ ले आएंगे। देखिए शायरी के ज़रिए जो मज़मून आप एक पूरा मज़मून पढ़ते हैं वो 2 मिसरों में सब कुछ बता दिया जाता है। ये हमारे शहर की एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, और इसके अंदर मैं नहीं पूरा शहर इसका मेज़बान होता है। इसका नाम ही, हमारी तंजीम का नाम ही साकिनाने शहर क़ायद है। इस शहर का हर रहने वाला इसका मेज़बान होता है। ये खुशकिस्मती है। हमेशा की तरह इस बार भी हमने कोशिश की है कि हमने गवादर से भी लोगों को लिया है, पसनी से भी लोगों को लिया है, मोरो से भी लोगों को लिया है, शायर हमारे AGK से भी आ रहे हैं, KPK से भी आ रहे हैं, लाहौर से भी
रहे हैं, इस्लामाबाद से भी आ रहे हैं, उसके अलावा पूरी दुनिया से 8-10 लोग जो है इंशाल्लाह जो है ना परसों यहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम हमेशा की तरह ये कोशिश करते हैं कि 23 मार्च का जो हमारा हवाला है, जो यौम पाकिस्तान का हवाला है, जिसमें हम एक अच्छा मुशारा देते हैं, उसमें हम जो है ना आपको पता है एक इवेंट होता है, और उस इवेंट के अंदर सबसे अहम चीज़ ये होती है कि हम 12 बजे यौम पाकिस्तान को जब मनाते हैं तो 12 बजे हमारी ऑडियंस और हमारे शोरा अकराम तमाम जो है वो पाकिस्तान फ्लैग के साथ अपना पाकिस्तानी जो है फ्लैग भी उनके हाथ में होते हैं, और वो इस बात का इजहार करते हैं कि कल सुबह 23 मार्च है। असल चीज़ वो है कि इस शहर को हम क्या देना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे तमाम साथी जो इस टीम में मेरे साथ जो हैं 2-3 महीने से लगे रहते हैं, वो सब इसके अंदर मेहनतें करते हैं जी माशाल्लाह, और उस मेहनत का समर भी आपको मिलता है। इस मरतबा वेन्यू एक्सपो सेंटर कराची ही है, और लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड हैं, जो आना चाहते हैं, बता दीजिए कि ये फ्री एंट्री होगी हर दफ़ा की तरह। ये देखिए ये कार्ड है, वैसे इस कार्ड की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को भी, लेकिन हम फिर भी कार्ड देते हैं। एक्सपो सेंटर की जो पार्किंग है उसके अंदर जो है वो हम मुशायरा रखते हैं। पिछली बार भी 10 से 12 हज़ार अफराद आए थे, और वहाँ पर हमने बुज़ुर्गों के लिए तमाम इंतज़ाम करते हैं, जवानों के लिए हम कुछ कुर्सियाँ हम कुर्सियाँ लगाते हैं, बाकी हम वहाँ बैठने का इंतज़ाम करते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे चाय पानी का खाने का तमाम वो लवाज़मी रखे जाते हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी अर्ज़ करें कि वहाँ किताबों के बहुत बड़े स्टॉल होते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग आते हैं वो कुछ किताबें भी लेना चाहते हैं, और स्टेज से लेकर वहाँ तक तमाम इंतज़ामात इस तरीके किए जाते हैं कि जो अफराद वहाँ आएँ, जो बच्चे और बड़े वहाँ आएँ, वो वहाँ पे मौजूद हों तो उनको महसूस भी हों। मैं इस मौके पे इस आज के आपके तवज्जुह से मेरे कराची कमिश्नर कराची और इंतज़ामिया का ख़ास तौर पे जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा की तरह वो इस जो हमारा 28 साल की जद्दोजहद है, इसमें न सिर्फ ताउन करते हैं बल्कि बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा भी लेते हैं। अच्छा सर, नौजवान शोरा कौन आजकल टिकटॉक का ज़माना है, बहुत पॉपुलर हैं कुछ, सो उनका कुछ बता दीजिए कौन आ रहा है। देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूं, हमने कई सालों से एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। हम इस मुशायरे से 1 साल पहले एक नए शोरा का अकराम को एक जगह जमा करते हैं और उनके साथ 2.5 से 3 घंटे गुजारते हैं, और आपको ये सुन के खुशी होगी कि उसके अंदर सामे जो हैं डॉक्टर पीरज़ादा साहब होते हैं खुद, सैर अंसारी साहब होते हैं खुद, अनवर शहूर साहब होते हैं खुद, डॉक्टर शादाब एहसानी साहब होते हैं, खालिद इरफान साहब होते हैं, ख्वाजा रज़ी हैदर। ये शोरा 3.5 घंटे तक वहाँ होते हैं, और इन 35 से 40 शोरा में से ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना, ये हमें 2 से 3 लोग देते हैं कि आप इनको आलमी मुशायरे में पढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों में भी हमने जिन 2 लोगों को पढ़ाया वो आज न सिर्फ पूरी दुनिया में वो जाते हैं, हम इस बात पे फ़ख्र महसूस करते हैं। इस बार भी डॉक्टर माना अज़ीमी और फ़र्रुख इजहार साहब जो है ना, उनको सेलेक्ट किया गया है। ये हमारे जो हमारे बुज़ुर्ग सेलेक्ट करते हैं, उनको हम आलमी मुशायरे में नौजवानों को बुलाते हैं। हम चाहते यही हैं कि हमारे शहर के जो नौजवान लड़के हैं, वो जो शायरात हैं, उनको भी हम मौका दें। तो ये हमने एक सिस्टम 2-3 साल से रखा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी पजीराई भी हुई है, और पूरे साल ये लड़के जो है ना, लड़के और लड़के इंतज़ार भी करते हैं। इस मौके पर मैं यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी। हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने काफ़ी हमारे साथ ना सिर्फ ताउन किया है, बल्कि अपने स्टूडेंट्स को कहा है, और ये उन्होंने अपने उर्दू डिपार्टमेंट के लोगों से कहा है कि आप सब लोग इसमें शरीक हो, और वो बेहतरीन। और हम भी यहाँ कहेंगे कि ना सिर्फ यूनिवर्सिटी से लोग जाएँ, आप अपने घर वालों के साथ जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया महमूद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुंतज़म आलमी मुशायरा साकिनान शहर क़ैद का ये 29वां मुशायरा है जो होने जा रहा है। एक्सपो सेंटर हफ्ते को होगा, रात में आप चले जाइए, कोई इन्विटेशन कार्ड की आपको ज़रूरत नहीं है। चाय है, खाने के लवाजमात हैं, शायरी है, अच्छी कंपनी है, और आपको क्या चाहिए। मौसम भी अच्छा है आजकल तो शहर का। मिल्लत एक्सप्रेस वाक़े से मुताल्लिक़ अपडेट ये है कि मरीम की हलाकत का मुकदमा फ़ाइनली दर्ज कर लिया गया है, लेकिन मरीम की मौत हुई कैसे थी ये नहीं किसी को समझ में आ रहा। मुकदमा मरीम के भाई मोहम्मद अफजल की मुद्दत में दर्ज किया गया है। खातून पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार मीर हसन समेत 3 मुल्ज़िमान को नामज़द किया गया। मुकदमे में कहा गया है कि पुलिस एहलकार ने मरीम से छेड़खानी की कोशिश की, मना करने पर मरीम बीबी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया। दूसरी तरफ रेलवे हुक्काम का दावा है कि मरीम ने खुद छलांग लगाई है क्योंकि मरीम का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। कराची में मरीम के पड़ोसियों ने रेलवे हुक्काम का दावा झूठा करार दिया है कि मरीम का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था। कराची में जहां वो रहती थी, अम्पाला में काम करती थी, जी न्यूज़ की टीम उसके घर तक पहुंची, उसके महल्ले वालों से बात की, और उन्होंने कहा, क्या कहा ये देख लीजिए।
काफ़ी टाइम से रह रही थी और क्या नाम है, सहनी तवाज़ुन उनका बिल्कुल ठीक था। काफ़ी बार उन्होंने मेरे से सामान वगैरह ही मंगवाया है क्योंकि औरत ज़ात थी, बाहर वगैरह खुद नहीं चाहती थी। बिल्कुल सहनी तवाज़ुन ठीक था, ये टोटल सरासर बकवास है। अब तक होने वाली तफ्तीश में हुक्काम मरीम की मौत को हादसा करार दे रहे हैं। मरीम को की मेडिकल लीगल रिपोर्ट में भी वाक़े को हादसा करार दिया गया, जिस पर हैरत का इज़हार किया जा रहा है। इसी पे बात करते हैं, हमारे साथी हमाद अहमद शुरू से इस वाक़े को कवर कर रहे हैं। हमाद, अब मरीम की मौत से मुतालिक पुलिस हुक्काम, रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से अहल खाना को अब तक क्या बताया गया है? मतलब एक अहल खाना को भी बताया जाता है ना कि जी ये हुआ, क्या बताया गया इन लोगों को? 13 अप्रैल को जब ये वीडियो बुरसा के सामने आई तो उन्होंने अपनी बेटी को, मरियम को शनाख्त किया कि इसके साथ पुलिस एहलकार की तरफ से ट्रेन में तशद्दुद किया गया था। तो इस वाक़े के दूसरे पहलू की जानब वो उनकी तवज्जो गई और उन्होंने फिर एक इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस एहलकार की जानब से ही मरियम को तशद्दुद के बाद साथ ले जाकर कत्ल किया गया है। तो इस हवाले से फिर उन्होंने भागदौड़ शुरू की। उन्होंने मकामी पुलिस से रब्ता किया कि हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए, जहाँ से उनका मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया और उन्होंने कहा गया कि मुतल्लिका थाने से रुजू किया जाए। 16 अप्रैल को जब मीडिया पर यह मामला हाईलाइट हुआ है तो इसके प्रेशर में आकर थाना चंदी कोर्ट में मुकदमा कत्ल के दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ताहाल पुलिस की जानब से भी इसकी तफ्तीश के लिए बुरसा से कोई रब्ता नहीं किया गया और अभी बुरसा का ये कहना है कि जो उनका मुल्ज़िम है उसको भी गिरफ्तार नहीं किया गया। जी अच्छा अहमद, अब सब महकमों की तफ्तीश, पुलिस और मुसाफिरों के बयानात में इशारे हैं कि मरीम का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं लगा। फिर एक वीडियो भी सामने है जिससे कुछ ऐसा तासुर मिलता है कि मरीम का रिस्पॉन्स कुछ मामूल के मुताबिक नहीं था। अहले खाना का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि मोहल्ले वाले तो कहते हैं कि वो ठीक थी ज़हनी तौर पर? जी इस केस में मुख्तलिफ तज़ादात सामने आ रहे हैं। बच्चों के बयानात को देखा जाए तो उनका ये कहना है कि जो मरियम है वो विज़्त कर रही थी तो उस पर पुलिस एहलकार की जानब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि मरियम की बहन की जानब से ये भी कहा गया है कि उसके पास टिकट नहीं थी जहाँ से ये बात शुरू हुई। जबकि रेलवे पुलिस के तर्जमान की जानब से जो मौक़िफ़ आया है वो उनका ये कहना है कि इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। मुख्तलिफ तज़ादात हैं, लेकिन इन सवालात के उन तज़ादात को इसी तरह हल किया जा सकता है कि इस केस में तहकीकात होंगी तो फिर ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। इस जो ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने के हवाले से जो कहा जा रहा है, इस हवाले से बुरसा का ये कहना है कि मरियम बिल्कुल ठीक थी और जब वो कराची से रवाना हुई तो उसकी हालत बिल्कुल ठीक थी। उसके साथ ट्रेन के अंदर कोई क्या मामला पेश आया वो नहीं जानते, जबकि उनका ये भी कहना है कि मीडिया पर भी ये चीज़ रिपोर्ट हुई है कि कुजुमाबाद जहाँ पर मरियम की रहाइश थी वहाँ पर जो महल्लेदार हैं उनके बयानात भी मीडिया पर आए हैं। उन्होंने भी जो अहले खाना की इस बात की तस्दीक की है कि मरियम को इससे पहले इस तरह का कोई मसला नहीं था, लेकिन इस चीज़ को हतमी तयन तभी होगा जब इस तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। जी शुक्रिया आपका हमाद अहमद। मामला नहीं सुलझ रहा है, गुत्थी उलझी हुई है कि मरीम की मौत हुई कैसे थी, हादसा है, ख़ुदकुशी है या कत्ल है। दिस इज़ येट टू बी सॉल्व्ड। अच्छा जी, टाइम नहीं है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।